नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु और केतु की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ और राहु और केतु की चर्चा मैं आज इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। वर्तमान में वे अपनी सम राशियाँ मेष और कन्या में विराजमान हैं और 30 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु की कुछ व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। कुछ उससे पहले आप जान लीजिए कि राहु और केतु किस प्रकार के ग्रह हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। राहु और केतु को 9 ग्रहों में स्थान हासिल है, परंतु इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है क्योंकि ये छाया ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। छाया ग्रह यानी वक्री ग्रह, उल्टी चाल चलने वाले ग्रह। बाकी सभी ग्रहों को ग्रहों की संज्ञा दी गई है, परंतु इन्हें उपग्रहों के रूप में यानी छाया ग्रहों के रूप में देखा जाता है। राहु और केतु ये दोनों ग्रह कहाँ से उत्पन्न हुए? छाया ग्रह होने के बावजूद भी इनका इतना प्रभाव हमारे जीवन पर क्यों है, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। स्वर्ण भानु नामक राक्षस जो कि देवताओं के बीच में आके खड़ा हुआ और अमृत उसने पी लिया। भगवान विष्णु को जब ये बात पता चली तो वो क्रोधित हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। पर स्वर्ण भानु कौन था? जब गला काटा तो उसके बाद राहु और केतु ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, परंतु ये स्वर्ण भानु का संबंध कश्यप ऋषि और भगवान ब्रह्मा जी से है क्योंकि कश्यप ऋषि और मरीचि भगवान ब्रह्मा की संतान है और उस वंश के होने के कारण ये इतने पावरफुल हैं। छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इन्हें क्रूर ग्रह या पाप ग्रहों की संज्ञा भी दी गई है। अब शनि, राहु और केतु इन तीनों ग्रहों के बीच में भी संबंध है। इन्हें हम क्रूर ग्रह तो कहते ही हैं ज्योतिष में, परंतु शनि छाया के पुत्र हैं और ये दोनों छाया ग्रह ही है, तो कहीं ना कहीं छाया से इनका संबंध माना जाता है। इसीलिए इन्हें पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। वैसे भी ये ग्रह लाइफ को बैलेंस करने का काम करते हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों का हिसाब देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये इनके रिजल्ट अच्छे रहेंगे और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो ये आपकी लाइफ को बैलेंस कर देंगे, आपके कर्मों का लेखा जोखा बराबर कर देंगे। इसीलिए व्यक्ति ने ही इनका नाम क्रूर और पाप ग्रह दिया है। परंतु क्या ये पाप ग्रह हैं? अगर ये ग्रह नहीं होते तो आप सोचिए कि व्यक्ति कितनी अराजकता पृथ्वी पर फैला चुका होता और मनुष्य अपने कुकर्मों को बढ़ाता ही चला जाता, उसे किसी बात का भय नहीं रहता। पर यही ग्रह हैं जिनसे हर मनुष्य डरता है और सन्मार्ग पर इन्हीं डर के कारण चलने का प्रयास करता है। अब राहु और केतु की प्रवृत्ति है कि वो एक राशि में 18 माह तक विराजमान रहते हैं, इसलिए इतने लंबे समय तक विराजमान होने के कारण इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है और एक से दूसरी राशि में फिर 18 महीने बाद प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ये चक्र 18 वर्ष में पूरा होता है सभी 12 राशियों में। यानी अगर राहु और केतु मेष राशि में 12 वर्ष पहले आए हैं तो 12 वर्ष का चक्र समाप्त करने के बाद ही पुनः मेष राशि में 18 माह के लिए गोचर भ्रमण करेंगे। राहु और केतु का इस प्रकार से स्वभाव है कि वे जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के हिसाब से व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा शनि की तरह ही देखते हैं। आकस्मिक रिजल्ट, फटाफट से रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। राहु चूंकि मुंह है इसीलिए राहु की आंखें होती है और केतु की आंखें नहीं होती। राहु की दृष्टियां भी होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु के समान तो होती है, परंतु गुरु के समान ये सकारात्मक नहीं होती। ये दृष्टि हानिकारक मानी जाती है। शनि की जिस प्रकार से दृष्टियां हानिकारक होती है उसी प्रकार से राहु की भी दृष्टियां हानिकारक होती है। परंतु केतु का चूंकि मुंह नहीं होता, केवल धड़ होता है, शरीर ही पीछे का रहता है, इसीलिए केतु की दृष्टियां नहीं होती।
और राहु और केतु में ये अंतर है कि केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह है। केतु दिल से सोचता है, इसीलिए माफ करने की क्षमता केतु में होती है, पर राहु दिमाग से सोचता है क्योंकि उसके पास दिमाग है और वो बराबर व्यक्ति का बदला लेता है, अग्रेसिव करता है, महत्वाकांक्षाएं पैदा करता है और उसके पीछे वो भागने का प्रयास व्यक्ति को करवाता है। इसीलिए राहु का प्रभाव केतु से सर्वथा अधिक माना गया है। आज मैं यहाँ पर राहु की चर्चा लेकर आई हूँ और वो भी सिंह राशि वालों के लिए राहु के राशि परिवर्तन की चर्चा लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में दोपहर 2:13 पर प्रवेश करेंगे। चूंकि मीन राशि गुरु के स्वामित्व वाली राशि है, इसलिए राहु बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे। वैसे भी एक बात आप ध्यान रखिए कि शनि, राहु और केतु ये ऐसे 3 ग्रह हैं जो कि अगर गुरु की राशि में बैठे तो वे इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि गुरु देवताओं के देव गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए ये भी यहाँ पर गुरु का सम्मान करते हैं। अब ये जो राहु 30 अक्टूबर को दोपहर 2:13 पर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये 18 मई 2025 तक यहीं रहने वाले हैं और 18 मई 2025 को पुनः राशि परिवर्तन 4:35 पर करेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इसका प्रभाव सिंह राशि वालों को क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में अब मैं आपके सामने व्याख्या दूंगी, आपके सामने चर्चा करूंगी। पर इस चर्चा से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सिंह राशि वालों की बात करते हैं तो आपके लिए राहु आ रहे हैं अष्टम भाव में। कई लोग कहते हैं कि राहु अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं और कई लोग कहते हैं राहु अष्टम में अच्छे रिजल्ट नहीं देते। पर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि राहु और केतु चूंकि बहुत बैलेंस करने वाले ग्रह हैं, इसीलिए आपने जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार से राहु और केतु के रिजल्ट आपको मिलेंगे। राहु चूंकि आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हुए हैं तो वे यात्राएं बहुत अधिक कराएंगे। अब यदि ये यात्राएं आपकी कंस्ट्रक्टिव वे में होगी तो इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और अगर आप नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ या फिर गलत पर्पज से कोई यात्राएं कर रहे हैं तो राहु बहुत अनस्टेबल आपको कर देगा। आप राहु के चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। राहु यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी से तो जोड़ेगा, परंतु इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। कोई भी कार्य करें तो सोच समझ कर करें, बहुत बैलेंस होकर आपको अपनी लाइफ में इस समय चलना होगा। डिसीजन जल्दबाजी में लिया तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ससुराल वालों से संबंध बिगड़ सकते हैं। राहु बहुत बेबाक ग्रह है, व्यक्ति को बहुत जल्दी स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है, उससे वो बुलवा लेता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। अति महत्वाकांक्षी बना देता है और इस महत्वाकांक्षा के चलते व्यक्ति जल्दबाजी में गलती कर बैठता है और उस गलती का खामियाजा नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। तो इस समय इसीलिए आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है। रिश्तों में अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। खासकर ससुराल वालों से संबंधों में बहुत ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसी कोई बात न करें जिससे ससुराल वालों से संबंध खराब हो जाए। इसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है, इसीलिए सावधानी के साथ अपने रिश्तों को निभाने का प्रयास करें। यात्रा करते समय सावधानी रखें, अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि सामान चोरी होने की भी संभावना रहेगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर सोचेंगे
और सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना गुप्त शत्रु कदम कदम पर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और आप उसमें फंस जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु की दृष्टियां होती है, तो राहु की यहाँ पर पंचम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है, जो कि खर्च का भाव है। ये भाव इतना अच्छा नहीं है और राहु की दृष्टि भी अच्छी नहीं होती, इसीलिए इस भाव में रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। खर्चों में कमी आएगी, रोगों में कमी आएगी, साथ ही ऋण से मुक्ति भी मिल जाएगी। अगर आप पर कोई झूठे एलिगेशन या कोई लीगल कार्रवाई चल रही है, तो अगर आप बिल्कुल सही हैं, सच्चाई के रास्ते पर चले हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, आप बेवजह के इन कार्रवाइयों में फंस गए, तो आपको अब इन कार्रवाइयों से मुक्ति मिल जाएगी, क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं बजट देख कर चलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचना है, अपने खर्चों को बैलेंस करके चलना है। यहाँ तक कि बचत योजनाओं में अगर आप निवेश करते हैं, अच्छे कार्यों में आप निवेश करते हैं, तो उसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान धन स्थान पर पड़ रही है, इसीलिए धन आएगा, पर गलत जगह खर्च होने की वजह से धन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी आया नहीं आया बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहां पर आपको अपने धन को सहेजने के भरकस प्रयास करने होंगे। भरपूर आप अपना जोर लगाइए, सोच समझकर निवेश कीजिए, खर्च करते समय सावधानी रखिए। रिश्तेदारों से थोड़े से संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अपने बड़ों का सम्मान करें, उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में भी थोड़ा सा सावधान होकर चले। अब राहु की नवम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, तो यहां पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसे मामलों में बहुत केयरफुल रहें और जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि ऐसे मामले आपको नुकसान दिलवा सकते हैं। ऐसे मामलों में आपको लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। धोखे से इस समय आपको बचना होगा और कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। माँ से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें, वरना उनका मन दुखाकर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ये है राहु के रिजल्ट, और ये राहु के रिजल्ट हैं सिंह राशि वालों के लिए। अब आते हैं कुछ उपायों पर कि क्या उपाय करने पर राहु के दुष्प्रभाव कम होंगे और सकारात्मक परिणाम की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों को शनिवार के दिन भोजन में काले तिल से बनी हुई वस्तुएं, मीठी रोटी, मीठा चूरमा आदि खाने से राहु के दोष से मुक्ति मिलेगी। वहीं संडे को भैरव देवता के मंदिर में इमरती जरूर चढ़ाएं। रोजाना अगर हो सके तो काले कुत्ते को, जो कि गली का कुत्ता होना चाहिए, उसे तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं। ये कुछ राहु के उपाय हैं जो कि सिंह राशि वालों के लिए परफेक्ट है। इन उपायों को करके आप राहु से संबंधित कार्यों में सफलता हासिल कर सकते हैं। परंतु अगर आपके जन्म पत्रिका में किस ग्रह की महादशा चल रही है, राहु सही नहीं बैठा है, तो वो आपको सही रिजल्ट गोचर में भी नहीं देगा। पर यदि जन्म पत्रिका में राहु अच्छी पोजीशन में है तो वो गोचर में भी आपको ठीक रिजल्ट देगा, चाहे गोचर में परिस्थिति कैसी भी हो। इतने खराब रिजल्ट राहु के नहीं रहेंगे। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर चल रहा है, राहु की क्या पोजीशन चल रही है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करें, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।